सोशियोलॉजी मेजर 6 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा की विवेचना करें। मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता की अवधारणा दी गई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर के लिए रिपीटेड क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो को देखना। साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी देख सके और एग्जाम में अच्छे से लिख सके, अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, इसके लिए अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? पूछा यह जा रहा है कि मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता की अवधारणा दी गई है उसके बारे में बताइए। तो मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता की अवधारणा दी गई है उस चीज को आप एक चार्ट के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं। ये जो पेज में लिखा हुआ है आप सिर्फ इसको समझ लीजिएगा तो पूरे आंसर में आप क्या बताने वाले हैं उस चीज को आप डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर जो पेज में लिखा हुआ आप चाहे तो इसका उपयोग अपने एग्जाम के कॉपी में लिखने में कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको लिख लेते हैं तो एग्जामिनर इसको देखेगा तो अच्छे मार्क्स आपको देगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है। मैक्स वेबर का जो सत्ता का अवधारणा था वो क्या था। ठीक है, कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर के सत्ता की अवधारणा, मैक्स वेबर के सत्ता की अवधारणा, सत्ता क्या होता है और प्रभुत्व क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर को समझेंगे। किसी व्यक्ति की यह ताकत कि वह दूसरों से अपनी बात मनवा सके भले ही सामने वाला मानना ना चाहता हो, इसी को सत्ता कहा गया है। मैक्स वेबर के द्वारा, मैक्स वेबर के अनुसार इसी चीज को सत्ता कहा गया है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के ताकत के द्वारा दूसरों से अपनी बात को मनवा लेना, चाहे वो मानना ना चाहे फिर भी उससे मनवा लेना, उसी को सत्ता कहा गया है। ठीक है, लेकिन वेबर यह भी कहते हैं कि हर सत्ता जबरदस्ती से नहीं चलती। लेकिन वेबर का दूसरी तरफ यह भी मानना है कि हर सत्ता जो है वो जबरदस्ती नहीं चलता है। ठीक है, जब लोग किसी बात को खुद से सही मानकर मानते हैं तो वह सत्ता प्रभुत्व बन जाती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब लोग किसी भी बात को खुद से सही मानकर मानते हैं तो वो जो सत्ता है वो प्रभुत्व बन जाता है। और ये जो प्रभुत्व है ये इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो प्रभुत्व है, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहा है। अब हम लोग प्रभुत्व के बारे में समझते हैं। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने ताकत को दूसरों से मनवा लेता है, अपनी बातों को दूसरों से मनवा लेता है भले ही सामने वाला ना मानना चाहो। लेकिन वेबर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कोई भी सत्ता जो है वो जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। कोई भी सत्ता तभी ज्यादा दिन तक चलेगा जब लोग किसी भी बात को खुद से सही मानकर मानते हैं तो वो जो सत्ता है वो खुद ही प्रभुत्व बन जाता है। ठीक है, और इसी में ये कह रहे हैं कि वेबर के अनुसार सत्ता तब मजबूत होती है जब लोग उसे वैध मान लेते हैं, सिर्फ डर की वजह से नहीं। सत्ता जो है तभी मजबूत हो सकेगा जब उसको लोग वैध मान लेते हैं, मतलब सही मान लेते हैं। जैसे उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे स्कूल में क्या है, हमारे टीचर हमको जो भी बोलते हैं वो हम लोग सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक धारणा बनाए हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि टीचर जो बोल रहे हैं वो उनका अधिकार है और वो हमारे ऊपर वो शासन कर सकते हैं, मतलब वो हमें शिक्षा दे सकते हैं या फिर समझा सकते हैं, कुछ भी डांट सकते हैं या फिर मार सकते हैं। तो हम एक अधिकार के तौर पर उसको मान लेते हैं। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब लोग किसी बात को खुद से सही मानकर मानते तो वो जो सत्ता है जिसको आप जबरदस्ती मनवा रहे थे वो प्रभुत्व बन जाता है। और वेबर कहते हैं कि वेबर के अनुसार सत्ता तब मजबूत होती है जब लोग उसे वैध मान लेते हैं, और कोई भी सत्ता तभी मजबूत हो पाएगा जब लोग उसको वैध मान लेंगे और उसको खुद से मानना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि डर के मारे उसको मान रहे हैं तो वो सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अगर डर से कोई भी व्यक्ति जो है या फिर समाज जो है किसी भी फैसले को जबरदस्ती मान रहा है तो वो कितने दिन तक चलेगा? ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। लेकिन अगर उसी को वैध मान लेते हैं, सही मान लेते हैं और उसके पीछे चलते हैं, उस फैसले के साथ चलते हैं तो वो जो सत्ता है ज्यादा दिन तक चल पाएगा। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यही मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा का असली मतलब है। और ये जो चीज आपने समझा यही मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा का असली मतलब है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण हम देते हैं। जैसे हमारे पंचायत में एक मुखिया होता है, ठीक है, तो हम लोग मुखिया के बात को आराम से मान लेते हैं। जो हमें बोला जाता है पंचायत में, भले कुछ बोला जाता है तो पंचायत की बातों को हम लोग मान लेते हैं। मुखिया के द्वारा जो भी हमें फैसला दिया जाता है हम लोग उसको मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको वैध मानते हैं, हम लोग उसको सही मानते हैं, उसको अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो मुखिया वाला पद है वो अच्छे से चल पाता है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए मुखिया के जगह कोई तानाशाही आ गया और वो जबरदस्ती हमारे गांव पर क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, हमारे ऊपर जबरदस्ती फैसले थोप रहा है, तो हम लोग उसको कितने दिन तक मानेंगे? नहीं मान सकते। तो जहां पर कोई व्यक्ति किसी फैसले को वैध मान लेता है तो वो प्रभुत्व बन जाता है और वही ज्यादा दिन तक चलता है। वही कहा जा रहा है कि वेबर के अनुसार सत्ता तब मजबूत होती है जब लोग उसे वैध मान लेते हैं, सिर्फ डर की वजह से नहीं। कोई भी सत्ता तभी मजबूत होता है जब उसको लोग वैध मान करके स्वीकार करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर आंसर को देखना। इसको चाहे तो आप लोग एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि खुद से भी एग्जाम में लिख पाए। अब समझते हैं कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा डिटेल में। पहले हम लोग एक परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, अभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 में थुरिंगा में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में एक स्थान है जहां पर थुरिंगा नाम है इसका, उस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इन्हें मार्क्स का भूत कहा जाता है, और इनको मार्क्स का भूत कहा जाता है क्योंकि इनका जो विचार है बहुत हद तक मार्क्स से मिलता है। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1864 में, और मृत्यु 1920 में। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने सत्ता, प्रभुत्व, वैधता और नौकरशाही जैसी अवधारणाओं को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है। उन्होंने क्या किया? तो जो सत्ता है, प्रभुत्व है, वैधता है और जो नौकरशाही जैसी अवधारणाएं हैं, इनको वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है। वेबर का उद्देश्य यह समझना था कि समाज में कुछ लोग दूसरों पर कैसे और क्यों प्रभाव डालते हैं तथा लोग किसी आदेश को स्वेच्छा से क्यों स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये जो वेबर थे, इनका उद्देश्य यह समझना था कि समाज में जो कुछ लोग हैं वो दूसरों पर क्यों प्रभाव डालते हैं, क्यों किसी से बात मनवाना चाहते हैं तथा लोग किसी आदेश को स्वेच्छा से क्यों मान लेते हैं। ठीक है, उनकी सत्ता की अवधारणा केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। क्या कहा जा रहा है कि उनका जो सत्ता का अवधारणा वो केवल राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, प्रशासन हो, धर्म हो या फिर संस्कृति हो, सभी से यह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सत्ता की अवधारणा का परिभाषा, कि सत्ता की अवधारणा की परिभाषा क्या होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक अभी तक जो है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पहले हमने समझा कि मैक्स वेबर का जो सत्ता का अवधारणा है वो क्या था, एक सार को हमने समझ लिया। अगर इसको आप समझ लेते तो पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, ये जो मैक्स वेबर है कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है। यहां पर हम लोग देखेंगे सत्ता की अवधारणा और परिभाषा को, कि सत्ता की अवधारणा की क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता वह संभावना है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक संबंधों के अंतर्गत विरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा को लागू कर सके। सत्ता क्या है? तो सत्ता वह संभावना है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या फिर समूह सामाजिक संबंधों के अंतर्गत विरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा को लागू कर सकता है। मतलब अगर कोई विरोध भी कर रहा है तब भी वो अपनी इच्छा को लागू कर सकता है, इसी को सत्ता कहा गया है। ठीक है, कौन कह रहा है? ये तो मैक्स वेबर ये कह रहे हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस परिभाषा में वेबर यह स्पष्ट करते हैं कि सत्ता केवल शारीरिक बल या हिंसा पर आधारित नहीं होती। सत्ता जो है वो केवल शारीरिक बल या फिर हिंसा पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक संबंधों के भीतर कार्य करती है, सामाजिक संबंधों के भीतर भी कार्य करता है। सत्ता का प्रयोग तब भी हो सकता है जब सामने वाला व्यक्ति असहमत हो, और इसलिए सत्ता का प्रयोग तब भी हो सकता है जब सामने वाला व्यक्ति असहमत हो, मतलब वो मानने के लिए तैयार ना हो, किंतु परिस्थितियों, दबाव या संरचना के कारण उसे आदेश मानना पड़े। लेकिन क्या है? तो परिस्थितियों के कारण, दबाव के कारण या फिर संरचना के कारण उसको आदेश मानना पड़े, भला ही वो असहमत हो, फिर भी उसको मानना पड़ता है। इस प्रकार सत्ता एक सामाजिक प्रक्रिया है, ना केवल व्यक्तिगत शक्ति। इस प्रकार क्या है? तो सत्ता जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि केवल व्यक्तिगत शक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से सत्ता का परिभाषा को हमने समझा। ठीक है, सत्ता के बारे में समझ लिए, सत्ता की अवधारणा और सत्ता की परिभाषा को हमने समझा। आगे हम लोग देख लेते हैं सत्ता और प्रभुत्व में अंतर। सत्ता और प्रभुत्व में क्या अंतर होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि वेबर ने सत्ता और प्रभुत्व के बीच स्पष्ट अंतर किया है। जो सत्ता और प्रभुत्व है, वेबर ने इसके बीच में स्पष्ट अंतर किया है। सत्ता वह स्थिति है जिसमें किसी की इच्छा दूसरों पर थोप दी जाती है। सत्ता क्या है? तो जहां पर किसी की इच्छा दूसरों पर थोप दी जाती है। ठीक है, चाहे लोग उसे माने या फिर ना माने। इसके विपरीत प्रभुत्व वह सत्ता है जिसे लोग वैध मानकर स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत प्रभुत्व क्या है? तो वह सत्ता है जिसे लोग वैध मानकर स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात जब सत्ता को सामाजिक मान्यता और नैतिक स्वीकृति मिल जाती है, क्या कहा जा रहा है कि अर्थात जब सत्ता को सामाजिक मान्यता और नैतिक स्वीकृति मिल जाती है, मतलब जो लोग उसको खुद से स्वीकार कर लेते हैं, तब वह प्रभुत्व में बदल जाती है। इसी कारण वेबर प्रभुत्व को सत्ता का अधिक अस्थायी और संगठित रूप मानते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी कारण वेबर प्रभुत्व को सत्ता का अधिक अस्थायी और संगठित रूप मानते हैं। सत्ता से बड़ा किसको माना जा रहा है? तो प्रभुत्व। क्यों? क्योंकि प्रभुत्व में क्या होता है? तो लोग उसको खुद से स्वीकार करते हैं, खुद से मानते हैं। ठीक है, वैध मान लेते हैं। और इसी कारण ये जो प्रभुत्व है लंबे समय तक टिकता है, और ये जो सत्ता है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रभुत्व के प्रकारों को। ठीक है, पारंपरिक प्रभुत्व क्या होता है? तो प्रभुत्व के कुछ प्रकार होते हैं। पारंपरिक प्रभुत्व, जहां पर पारंपरिक प्रभुत्व परंपराओं, रीति रिवाजों और ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित होता है। ये जो पारंपरिक प्रभुत्व है
ये परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर और ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित होता है। इसमें लोग इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि यह व्यवस्था पीढ़ियों से चली आ रही होती है। इसमें लोग इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग क्या करें, उनकी आज्ञाओं को मानते आ रहे हैं, इसलिए इसको पारंपरिक प्रभुत्व कहा जाता है। प्रभुत्व क्या होता है, जहां पर लोग खुद से किसी फैसले को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको वैध मान करके मान लेते हैं। तो ये जो पारंपरिक प्रभुत्व है, प्रभुत्व का एक पहला प्रकार है पारंपरिक प्रभुत्व। और इसमें क्या होता है, जहां पर जिसका बाप दादा लोग क्या है तो उस परंपरा को मानते आ रहा है, उस फैसलों को मानते आ रहा है, तो आज के लोग भी, आज की जो पीढ़ी उसको मान रहे, उसी को पारंपरिक प्रभुत्व कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे, कहा जा रहा है कि राजा, सामंत, काबिलाई मुखिया आदि इसी श्रेणी में आते हैं। जो राजा है, जो सामंत लोग, जो काबिलाई मुखिया है, ये सारे क्या तो इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के प्रभुत्व में परिवर्तन की संभावना कम होती है और सत्ता व्यक्तिगत होती है। और इस प्रकार के प्रभुत्व में क्या होता है, तो परिवर्तन की संभावना कम होती है, मतलब जिसके पास सत्ता है उसी के पास सत्ता रहेगी, वो सत्ता जो है वो व्यक्तिगत होती है। ठीक है, सत्ता क्या तो व्यक्तिगत होती है। दूसरे प्रकार का जो प्रभुत्व है करिश्माई प्रभुत्व। करिश्माई प्रभुत्व, इसमें क्या होता है, तो कोई एक खास चेहरा होता है, एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो नेतृत्वकार होता है, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, उसी को करिश्माई प्रभुत्व कहा जाता है। कहा जा रहा है कि करिश्माई प्रभुत्व किसी व्यक्ति के अवधारणा, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, साहस या नैतिक प्रभाव पर आधारित होता है। ये जो करिश्माई प्रभुत्व है, ये किसी व्यक्ति की असाधारण व्यक्तित्व हो, मतलब जो बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो, ठीक है, या फिर जो नेतृत्व क्षमता हो, साहस या नैतिक प्रभाव पर आधारित होता है। लोग ऐसे नेता का अनुसरण भावनात्मक लगाव के कारण करते हैं। लोग ऐसे नेता का क्या करते हैं, अनुसरण भावनात्मक लगाव से करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को मानने वाले बहुत सारे लोग थे उस टाइम भी, और आज भी बहुत सारे लोग मानने वाले। तो ये क्या है, तो करिश्माई नेतृत्व है, करिश्माई प्रभुत्व है, जहां पर लोग क्या कह सकते हैं कि एक सिर्फ असाधारण व्यक्तित्व के कारण, नेतृत्व क्षमता के कारण, या फिर साहस या फिर नैतिक प्रभाव के कारण उसको मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। तो ये जो मानने वाला चीज हुआ, इसको करिश्माई प्रभुत्व कहा जाता है। यह प्रभुत्व अत्यंत प्रभावशाली होता है, परंतु अस्थायी नहीं रहता। ये जो प्रभुत्व है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, मतलब अत्यंत प्रभावशाली होता है, परंतु अस्थायी नहीं रहता, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। मतलब जिस व्यक्ति का पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया था, नेतृत्व करने का क्षमता बहुत अच्छा था, साहसी था, नैतिक से भरा हुआ था, तो उसके पीछे लोग जा रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो चेहरा खत्म होगा, ये फॉलो करना भी लोग बंद कर देंगे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि परंतु अस्थायी नहीं रहता ये, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। नेता के हटते यह सत्ता कमजोर पड़ सकती है, और जैसे ये नेता हटेगा वैसे ही सत्ता कमजोर पड़ सकता है। प्रभुत्व का जो तीसरा प्रकार है वो है वैधानिक या फिर तर्कसंगत प्रभुत्व। वैधानिक या फिर तर्कसंगत प्रभुत्व, जो सरकारी ऑफिसर होते हैं या फिर जो राजनेता लोग होते हैं, ठीक है, इनके बारे में कहा जा रहा है। जो संवैधानिक पद पर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वैधानिक तर्कसंगत प्रभुत्व। यह आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभुत्व है। इसमें सत्ता व्यक्ति में नहीं बल्कि कानून, नियम और संविधान में निहित होती है। इसमें क्या होता है, तो जो सत्ता है वो किसी व्यक्ति में नहीं होता बल्कि उस पद में होता है, उस कानून में होता है, उस संविधान के निहित होता है। लोग किसी अधिकारी का आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि वह नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त है। जैसे कि आप आईएएस का बात मान लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका बात मान लेते हैं, उतना तो छोड़िए, आप जो दरोगा है, जो हवलदार है, उसका बात आप लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी पद पर विराजमान है, नियमों के अनुसार वो किसी पद पर नियुक्त है। ठीक है, जिसके कारण उसका बात को माना जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य, प्रशासन और नौकरशाही इसी प्रभुत्व पर आधारित है। और आज के समय का जो लोकतांत्रिक राज्य है, प्रशासन व्यवस्था है, जो नौकरशाही है, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, इसी प्रभुत्व पर आधारित हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रभुत्व के कुछ प्रकारों को समझा। आगे हम लोग देखेंगे सत्ता, वैधता और नौकरशाही। सत्ता, वैधता और नौकरशाही को समझेंगे, क्या होता है, सब कुछ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि वेबर के अनुसार सत्ता तभी टिकाऊ होती है जब उसे वैधता प्राप्त हो। सत्ता क्या है, तभी टिकाऊ होगा जब उसे वैधता प्राप्त हो, मतलब लोग उसको खुद से माने, उस फैसलों को लोग खुद से माने, खुद से स्वीकार करें। वैधानिक तर्कसंगत प्रभुत्व के अंतर्गत नौकरशाही का विकास होता है, और वैधानिक तर्कसंगत प्रभुत्व के अंतर्गत ही नौकरशाही का विकास होता है। मतलब जो आप सरकारी ऑफिसर बड़े बड़े देखते हैं, चाहे वो बीडीओ हो, डीसी हो, आईपीएस हो, एसपी हो, ठीक है, ये सब जो बड़े बड़े पद हैं, इनका विकास यहीं से होता है। नौकरशाही में पदानुक्रम, लिखित नियम, योग्यता के आधार पर नियुक्ति और निष्पक्षता पर बल दिया जाता है। जो नौकरशाही है उसमें क्या है, तो पदानुक्रम होता है, लिखित नियम होते हैं, योग्यता के आधार पर नियुक्ति और निष्पक्षता पर बल दिया जाता है। इससे सत्ता व्यक्तिगत ना होकर संस्थागत बन जाती है। इससे क्या है, तो जो सत्ता है वो व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि वो संस्थागत हो जाता है, मतलब कोई भी उसको ले सकता है। और राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, और जो राज्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलता है। क्यों? क्योंकि सारे जो नौकरशाही लोग हैं, जो ऑफिसर हैं, उसको एक ना एक दिन रिटायर होना ही है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जब वो रिटायर होंगे तो उसका बेटा फिर उस पद पे जाएगा, ऐसा नहीं होता।
इसी बात पे कहा जा रहा है कि इससे सत्ता व्यक्तिगत ना होकर संस्थागत बन जाती है और राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ठीक है, तो अपने सत्ता, वैधता और नौकरशाही को समझा। आगे हम लोग देख लेते हैं वेबर, जो मैक्स वेबर है, इनकी सत्ता अवधारणा का महत्व को। जो मैक्स वेबर के द्वारा सत्ता की अवधारणा दी गई है उसके महत्व को समझें, उसका महत्व क्या है। तो पहला जो इसका महत्व है वो है सत्ता की वैज्ञानिक व्याख्या। सत्ता की वैज्ञानिक व्याख्या, वेबर ने सत्ता को भावनात्मक या नैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझाया। वेबर ने सत्ता को क्या है तो भावनात्मक या फिर नैतिक दृष्टि से नहीं समझाया बल्कि वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझाया है। उन्होंने यह दिखाया कि सत्ता सामाजिक संबंधों के भीतर कैसे कार्य करती है। उन्होंने क्या दिखाया कि सत्ता जो है वो सामाजिक संबंधों के भीतर किस तरह से काम करता है, जिससे राजनीतिक विश्लेषण अधिक वस्तुनिष्ठ बनता है। जिससे क्या है तो जो राजनीतिक विश्लेषण है वो अधिक वस्तुनिष्ठ बनता है। इन्होंने सिर्फ सत्ता के बारे में नहीं समझाया बल्कि किस तरह से प्रभुत्व जो है सही से काम करता है, सत्ता से बेहतर किस तरह से प्रभुत्व होता है, इसके बारे में बताया है। ठीक है, दूसरा जो इसके अवधारणा का महत्व है वैधता की भूमिका को स्पष्ट करना। वैधता की भूमिका को स्पष्ट करना, वैधता की भूमिका क्या होती है उसको स्पष्ट किया गया है। वेबर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने सत्ता और वैधता के संबंध को स्पष्ट किया। सत्ता और वैधता के संबंध को स्पष्ट किया कि सत्ता क्या होता है और वैधता क्या होता है, दोनों के संबंधों को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि बिना वैधता के सत्ता अस्थायी होती है जबकि वैध सत्ता लंबे समय तक टिकती है। क्या कहा जा रहा है, उन्होंने बताया कि बिना वैधता के सत्ता अस्थायी होती है, मतलब अस्थायी हो जाती है, जबकि वैध सत्ता लंबे समय तक टिकती है। जबकि जो वैध सत्ता है, मतलब जहां पर लोग खुद से स्वीकार करते हैं फैसलों को, नियमों को, वो लंबे समय तक टिकती है। ठीक है, तो वैधता की भूमिका को उन्होंने स्पष्ट किया है। तीसरा जो इसका महत्व है वह आधुनिक राज्य को समझने में सहायक। आज के समय का जो राज्य है उसको समझने में यह सहायक है। वैधानिक तर्कसंगत प्रभुत्व की अवधारणा आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य, संविधान और प्रशासन को समझने में अत्यंत उपयोगी है। क्या कहा जा रहा है कि जो आज का वैधानिक तर्कसंगत प्रभुत्व की अवधारणा है उससे आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य, संविधान और प्रशासन को समझने में अत्यंत उपयोगी है। आज की सरकारी व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है और आज का जो सरकारी व्यवस्था है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है जो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चौथा जो इसका महत्व है वो है सत्ता को केवल आर्थिक कारक से मुक्त करना। सत्ता को केवल आर्थिक कारक से मुक्त किया गया है। मार्क्स के विपरीत वेबर ने सत्ता को केवल आर्थिक वर्ग से नहीं जोड़ा। मार्क्स ने क्या किया था तो इसको सिर्फ आर्थिक दृष्टि से जोड़ा था, मतलब जिसके पास पैसा है सत्ता उसी के हाथ में है, ये मार्क्स का कहना था। क्योंकि वेबर को ही मार्क्स का भूत कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स के ही बताए कदम पर वेबर भी चलते हैं। ठीक है, लगभग मिलता जुलता दोनों का सिद्धांत दिया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि सत्ता को केवल आर्थिक कारक से मुक्त करना। जो मैक्स वेबर है इन्होंने सत्ता को क्या किया तो आर्थिक कारक से मुक्त किया है, जबकि जो मार्क्स थे उन्होंने क्या किया तो सत्ता को आर्थिक कारकों के अधीन रखा था। ठीक है, कहा जा रहा है कि मार्क्स के विपरीत वेबर ने सत्ता को केवल आर्थिक वर्ग से नहीं जोड़ा बल्कि उन्होंने संस्कृति, धर्म, परंपरा और कानून को भी सत्ता के स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने संस्कृति को, धर्म, परंपरा और कानून को भी सत्ता के स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। अगला जो इसका महत्व है वह है नौकरशाही के अध्ययन का आधार। नौकरशाही के अध्ययन का आधार, कहा जा रहा है कि वेबर की सत्ता अवधारणा ने नौकरशाही के अध्ययन को मजबूत आधार प्रदान किया। वेबर की जो सत्ता अवधारणा है उसने नौकरशाही के अध्ययन को मजबूत आधार प्रदान किया। प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में उनके विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब आज का जो प्रासंगिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मतलब जैसे सिस्टम चलता है हमारा, उसको समझने के लिए इनका विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, मतलब बढ़िया है, मिलजुल है। ठीक है, मतलब आज भी वो काम में आता है। आगे हम लोग देखते हैं मैक्स वेबर की सत्ता अवधारणा की आलोचना। कुछ आलोचनाएं भी है मैक्स वेबर के सत्ता की, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो इसका आलोचना है इस अवधारणा का वो है आर्थिक कारक की उपेक्षा। इसने आर्थिक कारक की उपेक्षा की है, मतलब पैसों के बारे में बात ही नहीं किया कि पैसा से किस तरह से सत्ता प्रभावित होता है। कहा जा रहा है कि आलोचकों का मानना है कि वेबर ने सत्ता में आर्थिक कारक की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। मार्क्सवादी विद्वानों के अनुसार आर्थिक शक्ति ही वास्तविक सत्ता का आधार होती है। जो मार्क्सवादी विद्वान है उनका मानना है कि आर्थिक शक्ति वास्तविक सत्ता का आधार होती है। जहां पर आर्थिक शक्ति होगी वास्तविक सत्ता भी उसी के अधीन होगा। ठीक है, तो ये इनके एक उपेक्षा या फिर कह सकते हैं आलोचना बताया गया है। दूसरा जो इस अवधारणा का आलोचना है वो है वर्ग संघर्ष की अनदेखी। इसने वर्ग संघर्ष की अनदेखी की है। वेबर की सत्ता अवधारणा में वर्ग संघर्ष को केंद्रीय स्थान नहीं दिया गया, मतलब जो वर्ग संघर्ष है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में इसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे समाज की असमानताओं की गहराई को पूरी तरह समझा नहीं जा सका। इससे क्या है तो समाज की असमानताओं को, गहराई को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। तो ये किसका आलोचना है। तीसरा जो इसका आलोचना है वह करिश्माई प्रभुत्व की
अस्पष्टता। करिश्माई प्रभुत्व की अस्पष्टता, जो करिश्माई प्रभुत्व है मैक्स वेबर के द्वारा इसको स्पष्ट नहीं किया गया। करिश्माई प्रभुत्व की अवधारणा को कई विद्वान अस्पष्ट और अस्थिर मानते हैं क्योंकि यह व्यक्ति की छवि और भावनाओं पर अत्यधिक निर्भर करती है, क्योंकि यह व्यक्ति की छवि और भावनाओं पर अत्यधिक निर्भर करता है। करिश्माई प्रभुत्व क्या होता है पहले हम आपको बता चुके। चौथा जो इसका आलोचना है वो है अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण। बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी दृष्टिकोण बताया गया है इसको। जो मैक्स वेबर का अवधारणा है, सत्ता अवधारणा, इसको आदर्शवादी बताया गया है। वेबर का वैधानिक तर्कसंगत प्रभुत्व वास्तविक समाज में हमेशा शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। व्यवहार में नियमों का उल्लंघन और पक्षपात भी देखने को मिलता है। जिस तरह से कहा गया कि ये जो वैधानिक तर्कसंगत प्रभुत्व है, यहाँ पर जो भी नौकरशाही लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, नियम लिखा हुआ है, संविधान के तौर पर ये काम करते हैं, संविधान के आधार पर ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहा जा रहा है कि शुद्ध रूप में ये नहीं पाया जाता। व्यवहार में नियमों का उल्लंघन भी देखा जाता है और पक्षपात भी देखा जाता है। ठीक है, तो अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण बताया गया इसके सत्ता अवधारणा को। पांचवा जो इसका आलोचना है वह सत्ता के दमनकारी स्वरूप पर कम बल। सत्ता के दमनकारी स्वरूप पर कम बल दिया गया। आलोचकों के अनुसार वेबर ने सत्ता के शोषण और दमनकारी पहलुओं पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है। आलोचकों के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो वेबर ने सत्ता के शोषण के और दमनकारी पहलुओं पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है। जो सत्ता का शोषण होता है, जो दमनकारी पहलू, इस पर कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इसके आलोचना भी थे। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा समाज और राजनीति को समझने का एक सशक्त सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करती है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सत्ता केवल बल का परिणाम नहीं बल्कि वैधता, स्वीकृति और सामाजिक संरचना से भी जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यद्यपि उनकी अवधारणा की कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक राज्य प्रशासन और लोकतंत्र के अध्ययन में वेबर के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक और उपयोगी माने जाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैक्स वेबर से। ठीक है, तो मैक्स वेबर वाले 2 क्वेश्चन है, दोनों हम करवा देंगे। दोनों को आप लोग जरूर देख के चल जाइएगा ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से लिख सके। एक बात और, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अभी आपका जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसका आप अच्छे से तैयारी कर सके, साथ ही में जो आने वाला सेमेस्टर उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।